अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आवाज़ों के इस जंगल में जहां लफ्ज़ कभी नर्म हवा की तरह चलते हैं और कभी बोझल कदमों की तरह गूंजते हैं, आज की कहानी कई रास्तों से गुजरती हुई हमारे सामने आती है। एक तरफ सफारत के दरवाजे खुलते हैं जहां अब्बास इराक़ची सफर से सफर जोड़ते हुए बातचीत के धागे मजबूत करने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब बड़ी ताकतों के बीच फासले कभी कम और कभी ज्यादा होते दिखाई देते हैं। कहीं ये मंजर है कि डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू में तारीफ के चिराग जलाते हैं और कहीं वही लम्हा एक नए सवाल को जन्म देता है कि क्या बातचीत वाकई दरवाजे खोलती है या सिर्फ खिड़कियां हिलाती है। इसी दौरान एक अचानक पेश आने वाला वाकया याद दिलाता है कि दुनिया का स्टेज हमेशा पुरसकून नहीं रहता और एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। उधर समुद्री रास्तों की अहमियत भी अपनी जगह खामोश कहानी सुनाती है, जहां अपना हुर्मुज की गुजरगाह जैसे किसी सांस की तरह दुनिया की मईशत को चलाए रखती है। जब वहां हल्की सी लर्जिश आती है तो बाजारों की धड़कन तेज हो जाती है और तेल की कीमतें जैसे अपने कदम तेज कर देती हैं और बीच में खड़ा पाकिस्तान जैसे एक पुल हो जो मुख्तलिफ किनारों को जोड़ने की कोशिश करता है। बातचीत, मुशावरत और राबते, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें उम्मीद भी है और एहतियात भी। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज यूं करते हैं कि जैसे वक्त खामोश दरिया हो और इसके पानी में आज की खबरें हल्के हल्के दायरे बना रही हों। एक तरफ घरों की छतों पर लगे सूरज के चिराग हैं जहां रोशनी को आजाद करने की बात हो रही है, फीस के बोझ को हटाने की सरगोशी हो रही है ताकि आम आदमी अपनी छोटी सी दुनिया को खुद रोशन कर सके। तो दूसरी जानिब सियासत के मैदान में लहजे नरम भी हैं और तेज भी। कोई कहता है कि रास्ते अलग नहीं, सब एक ही मंजिल के मुसाफिर है, तो कोई सवाल उठाता है कि कामयाबी की आवाज सुनकर कुछ दिल क्यों बेचैन हो जाते हैं। ये मुकालमा जारी है, लफ्जों के दरिया में लहरें उठ रही हैं और हर लहर अपने साथ एक नया मतलब लेकर आती है। फिर एक आवाज ये भी है कि फैसले का हक अवाम के हाथ में दिया जाए ताकि असल ताकत का चेहरा साफ दिखाई दे। लेकिन उसी बीच कुछ मनाजिर ऐसे भी हैं जहां खाली कुर्सियां खामोशी से कहानी सुनाती हैं, जैसे भीड़ के बगैर शोर अधूरा रह जाए। उधर महंगाई की हवा भी चल रही है, ईंधन की कीमतें जैसे आम जिंदगी की रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता बांध रही हों और आलमी हालात की परछाइयां यहां तक महसूस हो रही हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारा साथ देंगे, जिनमें तारिक सुमैर साहब और शकील करार साहब हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। तारिक सुमैर साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास इराक़ची, उन्होंने पाकिस्तान के दौरे को निहायत मुफीद करार दिया और इतराफ़ भी किया कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में एक कलीदी सालिस रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया काशा। अब्बास इराक़ची साहब 24 घंटे में 2 मरतबा पाकिस्तान आए गए और फिर आने के इम्कानात हैं उनके, और उनकी गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। अमेरिका भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करता है, लेकिन दोनों हमारी जो बात है उसको नहीं मान रहे शायद, या जो उनका जो एग्रीमेंट है करीब आते ही दूर हो जाता है। दो बुनियादी बातों पे इख्तलाफ चल रहा है, एटमी प्रोग्राम के हवाले से और आबनाए हुर्मुज के हवाले से। अब ये जो कल आए हैं उसमें जो पेशरफ ये थी कि ये अमान गए थे मस्कत, वहाँ उन्होंने बातचीत की, आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल मुश्तरका तौर पर आलमी कवानीन का जायज़ा लिया जाए, UN की रेजोल्यूशन का जायज़ा लिया जाए। उसके मुताबिक वो होता है कि किस नाटिकल माइल के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है जो उन ममालिक का उस पर हक़ होता है, तो वो ये मुश्तरका तौर पे इनके है, उस पर बात हो रही है। फिर एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से बात हो रही है और ईरान की एक ही डिमांड है पहली कि आबनाए हुर्मुज पे जो नाकाबंदी अमेरिका ने की हुई है वो फौरी ख़त्म कराई जाए, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और एटॉमिक के हवाले से जो बात है कि वो जो अमेरिका डिमांड कर रहा है उसका ऐसा हल निकाला जाए और कोई एक और मुल्क आ जाए बीच में, रूस आ जाए, पाकिस्तान उसमें हो तो है ही है, तो उसका हल किस तरीके से निकलेगा। इन दो बुनियादी बातों पे जब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, एग्रीमेंट जो साइन नहीं होगा। इस पे ये अच्छी बात है कि जी वो आए पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आला तरीन लीडरशिप से, वज़ीर-ए-आज़म से, फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकातें हुई, सारी गुफ्तगू हुई, नई तजावीज़ भी लेकर आए, तहरीरी तौर पे उन्होंने तजावीज़ पाकिस्तान को दी हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्वे कर दिया है। और अमेरिकी सदर का ये फ़िक्रा मुझे थोड़ा सा खटक रहा है जब से एक तरफ वो कहते हैं पाकिस्तान का अच्छा किरदार, फील्ड मार्शल फैंटास्टिक, प्राइम मिनिस्टर शानदार, साथ ही ये कहते हैं कि ईरान को जब ज़रूरत हो हमें टेलीफोन कर ले। बिल्कुल भाई, तो 47 साल इसका मतलब है कि पाकिस्तान आना नहीं चाह रहे, कुछ ऐसा है? ऐसा भी है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसको माइनस करना चाहते हैं, तो माइनस आप नहीं कर सकेंगे,
क्योंकि आपका अगर टेलीफोन उन्होंने सुनना होता या उन्होंने आपको फ़ोन करना होता 47 सालों में कर लेते ना। बिल्कुल। आपने दीगर ममालिक के ज़रिए भी कोशिश की, जनेवा में बातचीत की, इस हद तक आगे आप नहीं बढ़े थे। तो जो भी हल निकलना है ट्रंप साहब याद रखें, जहन में बिठा लें, पाकिस्तान के ज़रिए निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पे आपने भी एतमाद किया, ईरान ने भी एतमाद किया और हम इतने करीब पहुँचे। यहाँ 10-11 अप्रैल को आप दोनों ममालिक की आला तरीन लीडरशिप आई, फिर दोबारा इम्कानात थे 21-22 अप्रैल को आने के। फिर सदर ट्रंप ने ख़ुद कहा कि हमारी जी टीम जा रही है, फिर ख़ुद वापस ऐलान ले लिया, फिर कहा मंगल को आएगी। तो अब ये मास्को जो गए हैं, मास्को जो उनकी मुलाकात है रूस के प्रेसिडेंट से, पुतिन से, वो बड़ी अहमियत की अमल है। उसकी रोशनी में बात निकलेगी। और यूरेनियम के हवाले से एक तजवीज़ ये भी है कि जी जब मायदा हो जाए तो ये रूस को इसका हवाले कर दी जाए, रूस इसकी देखभाल करे एक मखसूस मुद्दत तक। इस पे ईरान किस हद तक तैयार है, ये आने वाले दिनों में वाज़े होगा। लेकिन एक बात ज़रा है खुशाइंद कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई किसी तरफ से, जंग बंदी बरकरार है। अमेरिकी सदर ये भी बार बार कहते हैं कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे। उनसे सवाल किया गया पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों एटम बम इस्तेमाल करेंगे। सवाल करने वाले पे गुस्सा किया। तो इस हद तक तो पॉजिटिविटी मौजूद है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना डायरेक्ट हमसे फ़ोन पे बात कर लें, तो डायरेक्ट आपसे वो फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। आपने बात उनसे करनी होगी थ्रू शहबाज शरीफ और थ्रू फील्ड मार्शल ही होगी। डायरेक्ट अभी लाइन आपकी थ्रू नहीं हुई, लाइनें कटी रहेंगी। चलें शकील करार साहब, मशरिक़ वस्ता में हम देख रहे हैं कि कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिन है जो नाकाबंदी है, इस पर ईरान भी कह रहा है कि अगर ये नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से ख़त्म कर दी जाती है तो हालात जो है वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले हमारे सामने ये भी बयानात जो हैं वो ईरान की जानिब से रहे हैं कि अगर अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी चलती भी है तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, क्या कुछ फ़र्क पड़ने लगा है कि अब ईरान भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनके वज़ीर ख़ारजा जो है पाकिस्तान के 2 दौरे भी कर चुके हैं और तीसरा दौरा जो है मुतवक्के भी है? शुक्रिया काशा। देखें, अभी तक कोई भी बात हरफ आखिर नहीं है, ना ही किसी तरफ से कोई फाइनल जवाब दिया गया है, इनकार भी नहीं हुआ। दरमियान में एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है। एक बात तो मैं अभी तक सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी जब ये पिछले हफ्ते दोनों टीमों का आने का बाकायदा ऐलान हुआ, ईरानी टीम यहाँ पहुँची, फिर अचानक ये खबर निकली कि ईरान यहाँ पर वफ़द जो है वो किसी से अमेरिकन से मुलाकात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेगा और उसके बाद चला जाएगा। वो बड़ी हैरानकुन बात थी। दुनिया तमाम जो है पाकिस्तान समेत वो इस यकीन पर थे, मोर देन 80-90% यकीन था कि मुज़ाकरात होंगे और इसी हफ्ते यानी कि मैक्सिमम संडे तक कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो चल रही हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें तब्दीलियाँ आएगी। तब्दीलियाँ क्या आई कि पहली बात तो ये कहीं ऐलान नहीं हुआ था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस तरह पाकिस्तान आएंगे फिर ओमान जाएंगे। यही तो तय था उनका कि उनका ओमान का और मास्को दौरा है। लेकिन पाकिस्तान आके ओमान जाना, फिर ओमान से पाकिस्तान आना, फिर पाकिस्तान से रूस जाना, तो ये जो चेन बनी, इसके पीछे क्या कहानी है वो अभी तक बात कुछ लोगों पे काफ़ी इबाम पा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, राब्ते मुलाकातें तो हो रही हैं ना, और ओमान से यहाँ पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में चंद घंटे रुके, फिर यहाँ से रूस के, और रूस से फिर वापस अब उन्होंने तेहरान पहुँचना है। एक तो बात ये है। दूसरी बात जो तारक सुमैर साहब कर रहे हैं, मैं वो करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। खिलाफ वर्जी जंगबंदी में फ़लस्तीन भी शामिल है और लेबनान भी शामिल है, वहाँ पे तो हो रही है। दोनों जगह पर हमले हो रहे हैं, दोनों जगह पर। अभी 2 रोज़ पहले भी फ़लस्तीन में हुआ, लेबनान में हुआ है, तो खिलाफ वर्जी तो हो रही है। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी अगर मुकम्मल हो भी गई तो तब भी ये झड़पें चलती रहेंगी, मुकम्मल तौर पर अमन नहीं होगा। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुआहदा नहीं होगा। अब जो नज़र आ रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप की बात को, तो खैर उसको हम तबसरा क्या करें, लेकिन चलें कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अब आप फ़ोन करें, तो जो ईरान 2 मरतबा आपसे मुज़ाकरात के नाम पर अपनी जानें गंवा चुका, हमास की पूरी क़यादत उड़ गई, ईरान की क़यादत उड़ गई, आपने उसको शहीद कर दिया, वो ईरान आपके टेलीफोन की बातचीत पे मुतमिन हो जाएगा या करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा। अब एक और बात कही जा रही है कि शायद ये ईरान की कोई इंटरनल अपनी उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि इसके ऊपर वो अब देखना चाह रहे हैं कि
चीज़ें मैक्सिमम कहाँ तक जाती हैं। देखिए, ईरान ने तो वाज़ेह तौर पे अपने दोस्तों को, ख़ासतौर पाकिस्तान को ये पैगाम दिया है, पैगाम किसी और के लिए था जी। कि हम अगर मुज़ाकरात करते हैं, अमन मुआहदा करते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर आप जंग करते हैं, हम उसके लिए भी हम तैयार उसके लिए भी तैयार हैं। तो फैसला किसने करना है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर अंदरूनी तौर पे काफ़ी दबाव है, उनकी अपनी आवाम का, उनकी अपनी पार्टी का, अपनी दीगर जो उनके साथ मौजूद हैं उनके लोग, तो दबाव तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस तरह दबाव को वो मतलब इतना ज्यादा दबाव नहीं है कि आप मुज़ाकिरात ही कर लें। वो अपने सर पे लेंगे। और वो यही चाहते हैं कि अमेरिका जो कुछ कहे वैसा ही ईरान करे, मतलब तमाम तर चीज़ें वही शराइ जो है वो मानी जाए। बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। डॉक्टर अली इमरान साहब, पाकिस्तान की क़यादत काबिल एहतराम है। ट्रंप ने, हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जो तारीफ़ों के पुल हैं वो बांध दिए हैं। बहुत सी तारीफ़ें जो उनकी जानिब से की जा रही हैं, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, लेकिन ईरान हमें फ़ोन कर सकता है। जिस तरीके से तारिक ज़ुबैर साहब ने भी बात किया, शकील करार साहब ने भी बात की है, इस पर सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, देखें, ट्रंप की जो बातें हैं वो मैं तो उनको कभी खातिर में नहीं लेकर आता। और मेरा एक बड़ा टाइम इन मुल्कों में गुजरा और मैं इन मुल्कों की जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा से करीब से देखने का मुझे मौका मिला। अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि जो अमेरिका का दोस्त है उसको ज्यादा परेशान होना चाहिए, और जिसका अमेरिका दुश्मन है वो तो वैसे ही परेशान होगा। तो आप इनकी दोस्ती और दुश्मनी के जो मेयार है ना, वो बड़े डिफरेंट है। जब इनको आपकी जरूरत होती है तो ये आपको बड़ा दोस्त बना लेते हैं, और अचानक फिर इनको जमहूरियत का दौरा पड़ता है और फिर आपके मुल्क में होने वाली चीज़ें जो है वो गलत होने वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो गलत हो रही होती हैं उनको नजर आती हैं। लेकिन जब कोई बड़ा चीज़ ऐसी हो रही होती है जिस पे इनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए तो ये आवाज़ बुलंद नहीं करते। आज की जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, ये वाकई बड़ी अलार्मिंग है कि जब आपने पहली दफ़ा मुज़ाकरात पाकिस्तान के थ्रू किए तो अब आप पाकिस्तान को बीच में से माइनस क्यों करना चाहते हैं, और ईरानियंस को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप एक फ़ोन कर लें तो हम आपसे बात कर लेंगे या आप अपने मामला तय कर लेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क की टॉप टियर एंड सेकंड टॉप टियर आपने एलिमिनेट कर दी, उनको शहीद कर दिया, इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शंस हुई कि आज कम से कम ईरान क्लेम करता है कि $200 बिलियन जो है वो हमें इस मत में दिया जाए कि हम रिकंस्ट्रक्ट कर लें अपने मुल्क को। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन ईरान के अंदर हुई। आपने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके फौजी जो इंस्टॉलेशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको तबाह किया, और आज ईरानियन जो है वो उस चीज़ के लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं। बाकी देखें, एक चीज़ हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये जो मामलात हैं पिछले 40 साल से जिस नहज पर पहुंचे हुए हैं, ये मामला एक दिन में बैठकर हल नहीं होगा। देखें, वो ये चाहते हैं कि हमने इतना बड़ा नुकसान किया, और ईरान ने जो कुछ ग्राउंड के ऊपर गेन किया, ईरान ने अमेरिका के दांत खट्टे किए, अमेरिकन अड्डे जो थे पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर उन पर हमले किए, उनको नुकसान पहुंचाए, अरबों डॉलर्स के उनके जो एसेट्स थे जो मिलिट्री के, वो तबाह किए, और फिर पूरे जो मिडिल ईस्ट था उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। इवन फिर उसके बाद वो इसराइल के ऊपर गए और इसराइल को कंप्लीटली तौर पर उन्होंने, देखिए, आज तक इसराइल के अंदर पाबंदी है कि वहां से जो सोशल मीडिया उस पर पाबंदी है, वहां से खबरें बाहर नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली आप देखें चीजों को, और एनालिसिस जो इस वक्त एनालिस्ट करते हैं बड़े जो न्यूज आउटलेट हैं, तो वो आपको ये बताते हैं कि इसराइल के अंदर बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। सिंस इसराइल की तो ना तो कोई अपनी इंडस्ट्री है, ना वो उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस किसी मुल्क के अंदर है। अमेरिका के अंदर बैठे हुए जितने भी जूस लॉबीज हैं, आप देखिए कि अमेरिका को फाइनेंशियली अगर कोई डोमिनेट करता है तो वो इजराइलीज करते हैं, वो जूश करते हैं, और जूश के अंदर भी जो इनके इंतहा पसंद है वो ज़ायनिस्ट है, वो करते हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया में बैंकिंग का निज़ाम बनाने वाला रॉथशाइल्ड जो है, जो ग्रुप जो जर्मनी में था 16वीं सदी में, और अब वो इस वक्त बरतानिया के बैठे हैं और वो पूरी दुनिया के बैंकिंग निज़ाम को चलाते हैं, वो मुल्कों को भी कर्जे देते थे। और आज भी अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो आप वॉल्ट डिज्नी, CNN से लेकर सन लाइफ इंश्योरेंस से लेकर अब रॉयल बैंक, आप यू नेम इट, एंड इट इज ओन्ड बाय इजरायलीज, मीन जूश। क्योंकि यहूदी जहां दुनिया में कहीं भी रहता है वो अपने आप को इजरायली कहता है, और इजराइल जो है वो सारी दुनिया तबाह जो है वो कहते हैं कि हम फिर भी इसराइल को फंडिंग करेंगे। लिहाजा इसराइल के पास बेइंतहा रिसोर्सेज हैं। आज अगर उनको वो मुंह से निकालते हैं $500 बिलियन की जरूरत है, तो अमेरिका से फौरी तौर पर फंडिंग उनको अरेंज हो जाती है। अब मसला जो ईरान का है,
ऑब्वियसली ये सेटल होगा। अब अमेरिका बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले आपके प्रोग्राम में एक चीज कह चुका था कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका के अंदर और एक एस्टेब्लिशमेंट है, उनमें सबसे बड़ी जो बेचैनी पाई जाती है वो ये है कि आज इन हालात के अंदर अगर अमेरिका ईरान के साथ बैठकर मामला को सेटल कर लेता है तो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी अमेरिकी अड्डे थे और जितना मिडिल ईस्ट तबाह हो चुका, तो क्या उसके बाद जो एक पूरा सेगमेंट है जो अरब का जो एक हिस्सा है पूरा, क्या दोबारा अमेरिकन पर वो एतमाद करेंगे? वो कतई एतमाद नहीं करेंगे। वो अपने लिए एक मजबूत अलाई ढूंढेंगे और वो मजबूत अलाई उन्हें दो सूरतों में नजर आता है। एक, वो अपने ताल्लुकात ईरान से ठीक कर लें। दूसरा, वो पाकिस्तान की जो आपकी मिलिट्री फोर्स है, जो पावर है, उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लें और पाकिस्तान बजाय वो अमेरिका को इतनी सालाना बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करते हैं वो उसको रोकें। वो अमेरिका ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें और आप देखें कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आ जाती है, पाकिस्तान के इदारे जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जिनके अंदर आपकी जुडिशरी है या आपकी नीचे का जितना भी आपका सिविल स्ट्रक्चर सिस्टम है, जिसमें आपके ये अफसरान है सिविल सर्विसेज वाले, या ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, अगर ये ठीक हो जाती है तो इट इज अ वेरी गोल्डन चांस फॉर पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश देयरसेल्फ और अपने पांव पर खड़ा हो जाए। लेकिन इसके लिए एक पॉलिसी की जरूरत है और वो पॉलिसी तब बनेगी आकाशा जब आप अपने मुल्क के अंदर चीजों को आप जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इतनी टंबल कर रही है, वो इतनी फ्रेजाइल है कि आपके पास 10-12-15 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं और इन रिजर्व के साथ आप इस मुल्क को नहीं चला सकते। और आने वाले दिनों में क्या करें सर, क्या करें? कोई सोल्यूशन भी दें। सजेशन देखिए, आज अगर आपका देखिए, हमेशा जब आप एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं और वो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता तो आप उसमें तब्दीलियां लेकर आते हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उसको अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये लोग जो हम इख्तिदार में लेकर आए, आज नेगेटिव बात नहीं करते, आज पॉजिटिव बात करते हैं कि आप जिन लोगों को इख्तिदार में लेकर आए, क्या उनसे 2 साल में ये मुल्क चला? जवाब है नहीं। वो इस सिस्टम को नहीं चला सके, क्योंकि देखिए जब भी आप पूरी दुनिया का एक डिजाइन देखती हैं, डेमोक्रेसी डिजाइन देखती हैं, तो वो डिजाइन कब होती है? लोगों के वोटों से लोगों को इख्तिदार में लाया जाता है। इसलिए कि अगर वो अच्छे फैसले करेंगे तो अप्रिशिएट होंगे, अगर वो बुरे भी करेंगे तो जो लोग उनको इख्तिदार में लेकर आएंगे वो उनको टाइम देंगे। 18 में दुरुस्त फैसला किया था एस्टेब्लिशमेंट ने, 2018 में दुरुस्त फैसला किया था। अगर गुस्ताखी ना हो, अगर आप जज्बात में ना आए, गुस्से में ना आए। अली इमरान साहब, ये सर ये एक अलग डिबेट। सर मेरा जो टॉपिक है मैं उससे थोड़ा सा उसी में रहना चाह रही हूँ। सायरा जी, हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की जो कीमतें हैं वो $160 फी बैरल तक पहुंच गई हैं और अब हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तजावीज़ है इस पर भी इत्तेफाक जो है वो होता है इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। फिर क्या अगर ये तजावीज़ जो है इस पर गौर नहीं किया जाता, इस पर कोई बात नहीं होती, तो फिर एक मरतबा हम देखेंगे कि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। और उसके साथ हम वफाकी वज़ीर जो पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने तो पहले ही हमें डरा दिया है कि इसी वीक में जो कीमतें हैं 50 से 55 रुपये जो है वो मजीद बढ़ सकती हैं। सो हो जाओ तैयार, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम आकाशा। अभी जो कीमतें हमारे यहाँ बढ़ी और फिर वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कम किया और फिर बढ़ा दिया, आप ये समझती हैं ये आलमी जो क्या कहते हैं मार्केट में तेल की कीमत है उसके साथ ये हम लोग इसको रिलेट, ये तो आप देख लें कि पेट्रोल की कीमत कितनी है और उसके ऊपर हुकूमती टैक्सेस कितने हैं, उसके ऊपर लेवी कितनी है। तो बीच में हमारे हुक्मरानों ने तो अपनी दिहाड़ी लगाई है, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट के खाते में कैसे डाल सकते हैं? हमारे पास रिजर्व भी थे, उसके बाद तेल आ भी रहा था, फिर उसके बाद देखें कि कितनी कमी हुई है हमारे पास। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं था, वो तो हमने आलमी हालात को देखते हुए अपना दाव लगाने की कोशिश की और अपना दाव लगाया। आप इस पेट्रोल जो कीमत है, आप इसमें वो कहते हैं ना, कभी एक मैं सर्वे पढ़ी थी तो उसमें बाकी ममालिक की एक आमदन, माहाना आमदन और उसके बाद तेल का एक और बिजली के यूनिट का उन्होंने मुआवजना किया हुआ था। पाकिस्तान की आमदन सबसे कम और जो हमारे पास ये यूनिट्स हैं तो वो सबसे ज्यादा। तो आप सिर्फ इसमें से मुझे बता दें कि इसमें लेवी कितनी है। आई थिंक 158 या कितना वो देते हैं, पेट्रोल तो हमारा कम है। ये तो जो हुकूमत के अपने फैसले हैं कि जो इन्होंने वो जो IPPs है, वो कभी कोई कह रहे फर्नेस ऑयल पे चलनी है, फिर ये फ्यूल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो तो तमाम मिला जुला के नशराफिया की कि जो गलतियां हैं, फाश गलतियां, उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो
आप अगर ये कहती हैं कि आलमी मार्केट से हमारे यहाँ अगर खुदा न खास्ता ये बातचीत ना हुई और ये जंग जारी रही तो हमारे क्या कितना असर पड़ेगा? हमारे यहाँ असर नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ दिहाड़ियां लगेंगी। दिहाड़ियां लगेंगी आप- जी। जी दिहाड़ियां लगेंगी ना। आप मुझे बताइए ना, सहाफी बैठे हुए बताएं कि इसके ऊपर कितनी वो हम लोग लेवी दे रहे हैं, और फिर जो आईपीपी जिन तेल के कार उससे चल रहे हैं उसके ऊपर 107 रुपये फी लीटर लेवी है, 107 रुपये। जी तो आप बताइए ना। बताएं तार तो साहब, मुझे- बजट रेट बताए थे कि आपकी गवर्नमेंट कैसे लूट रही है लोगों को, बताएं ना। आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा है बाकायदा, शकील साहब। नहीं, वो तो आप हैं। आप भी नहीं, हैं। बताइए ना। आप भी वही ना, बाकायदा हिस्सा हैं। देखिए, तमाम सियासी वफादारियों से या जाहिर है एक दिल होता है इंसान का कि कोई वो होता है, उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन सच को सच और गलत को गलत भी तो इंसान कहे। सर तभी जी, मैं तारिक जुबैर साहब कभी भी तारिक नहीं जुबैर कहेंगे। साहब आप कभी भी नहीं हमें कहेंगे। तारिक तौबा, जुबैर तौबा। साहब इस वक्त आप हमें ये बता रहे हैं कि 107 रुपए फी ये लीटर फिगर लेवी किसने जो है दी वो है? ली जा रही है, ये तो आप बता रहे हैं। उसके साथ ये भी सुनते चलें कि जो आपकी हुकूमत है, हम सभी की हुकूमत है, हुकूमत हर पाकिस्तानी से फी यूनिट बिजली के बिलों में 20 रुपए ज्यादा ले रही है। ये भी सर जी सुन लें, इसलिए कि हर तरफ से जो हमारे अवाम है, हमारे लोग जो हैं उनको लूटा जा रहा है और बताया भी नहीं जा रहा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। सिर्फ ये बता दिया जाता है कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब है, सो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इसलिए ख़राब होते जा रहे हैं। सो आप लोगों ने घबराना नहीं है। जैसे ये जंग जो है ख़त्म होगी, जैसे ये चीज़ें आगे चलेंगी तो तमाम तर हालात जो है वो दुनिया के भी सही हो जाएंगे और पाकिस्तान में फिर डेफिनेटली वो चीज़ें सही हो जाएंगी। जी सायरा जी। यहाँ हम लोग सीमेंट खरीदते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक जो सीमेंट में है हम 50% टैक्स देते हैं। गाड़ियों के भी आप टैक्स की शरह देखें कि जो गाड़ी अगर 2.5 करोड़ की है तो उसमें हमारा 1 करोड़ कितना तो टैक्स है। ये मतलब आप मुझे बताएं कि इतना टैक्स हर चीज के ऊपर, कमर टूट चुकी है। और ये टैक्स किन की जेबों में जा रहा है? क्योंकि हमें तो वो कहते हैं ना कि अगर आपका टैक्स सही जगह पर लग रहा हो तो आप कहें कि हाँ कि आया ये मुल्क की जो एक शहरी की बुनियादी सहूलियात है, जो हमारा आइन कहता है वो हमें मिल रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो दिन दिहाड़े गोलियां चल जाती हैं, माओ के जवान बच्चे चले जाते हैं, ना आइन ना कानून, जिसका दिल चाहे लूटता है। आप क्या गोश्त ले ले, मुर्गी ले ले, सब्जी ले ले, दालें ले ले, कोई मुल्क में इसका कोई एक रेट नहीं होगा। नान ले ले, मतलब इन्होंने हमें ऐसे ही फेंका हुआ है कि जिसका दिल चाहे वो लूट ले। बस क्या कहा जाए, मेरी बार बार यही गुजारिश थी कि हम इतना अच्छा किरदार अदा कर रहे थे, इसमें कोई हाथ बांध के, हाथ जोड़ के अवाम की तरफ से अर्ज करती हूँ कि खुदा के वास्ते अभी जो आ रही है बलूचिस्तान में, आपने ईरानी तेल का वो किया हुआ है, अपनी रिफाइनरी को वो कहते हैं ना कि अपग्रेड करे और ये ईरान से सस्ता तेल और गैस ले ले ताकि हमारी जिंदगी भी सुकून में आए। और इंसान वो ज़ाहिर है जब मुल्क की मईशत का पहिया चलता है तो वो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली हुकूमत तक आएगा। इनको ये बात समझ नहीं आती, इनको ये बात समझ नहीं आती। जी। गाड़ियां नहीं चल, लोग जो गर्मियों में जाते होते थे घूमने फिरने वो लोगों ने कट कर दिया। तो ये सारा मईशत का पहिया ही चलता है ना। तो अब सोचे अल्लाह करे इनके दिमाग में बात आए। हमें गैस के बिलों के पीछे, बिजली के बिलों के पीछे, हमें और चीज़ों में इतना उलझा दिया गया है कि हम इन बारों में मतलब एक्टिविटी करने के बारे में सोच ही नहीं सकते सायरा जी। और इसके साथ खुद ही कीमतें बढ़ाते हैं, 100 रुपये का बता के 150 बढ़ाते हैं, फिर 80 रुपये कम भी कर देते हैं, फिर 26 रुपये बढ़ा देते हैं। मतलब अपनी मर्जी से सब कुछ जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन फिर हमें छोटी सी गुड न्यूज़ भी दे देते हैं, जिस तरीके से वफाकी वज़ीर तवानाई जो है वैसे अहमद लगारी साहब उनकी हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा से 25 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर फीस खत्म करने और लाइसेंस की जरूरत खत्म करने की सिफारिश जो है वो की है। खुद ही बुरी खबरें भी देते हैं, फिर छोटा सा एक चुटकुला छोड़ के मतलब खुश खबरें भी दे देते हैं। पता नहीं है क्या करते हैं, इस पर बात होगी यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अली इमरान साहब, इस वाले जो सेगमेंट है इसका आगाज़ सर मैं आपसे इस वक्त करना चाह रही हूँ। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, पाकिस्तान का झंडा दुनिया में क्यों बुलंद हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी हम देखते रहे कि मतलब जो स्टार्ट में गलतियाँ पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से हो गई थी। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान की इस तरक्की को लेकर, जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। सर इस पर भी आपका आंसर जो है इस वक्त मैं चाहूँगी, और चले इस पर आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं। देखिए आकाशा, मैं पहले दिन से ये बात करता हूँ आपके शो पे, और आपको शायद मैं जिस चैनल पे भी जाता हूँ मैं यही बात करता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, मैं एक जेस्चर्स के तौर पे आपको बता दूं कि 9 अप्रैल का जो जलसा था, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर थी उन्होंने, और फिर खान साहब ने भी उसकी तायद की
और ये बहुत अच्छा इकदाम है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बैन-अल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पर अमेरिकन और इरानियंस थे, तो हमें ये जलसा कैंसिल करना चाहिए। पाकिस्तान की इज्जत का मसला है, ये पाकिस्तान की प्रेस्टीज का मसला है, ये पाकिस्तान की आवाम का कोर इशू है, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान में महंगाई की जो इस वक्त इतनी बड़ी सतह है वो नीचे आएगी और पेट्रोल की कीमतें नीचे होंगी, तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। तो इसमें कोई अगर इस चीज को एग्जैजरेट करना और कोई भी वैसे इल्जाम थोपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, मुझे ये बताएं कि ये पता नहीं तहरीक इंसाफ के लोगों को एलियंस क्यों समझते हैं, क्यों ये समझते हैं कि शायद ये जो करोड़ों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं ये किसी और मुल्क से आए हुए हैं, या ये कोई माइग्रेट करके कुछ साल पहले यहाँ पर आए हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। हाँ, मैं बारहा ये कहता हूँ कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान जलसों में खड़े होकर ये कहते थे कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है और ये अवाम भी मेरी है। देखिए, यहाँ ये बात समझने की कोशिश है कि ये वक्त पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने का नहीं है, बल्कि जोड़ने का है। मेरे अंदर, मेरी पार्टी के अंदर से मुझ पर बड़ी तनकीद होती है कि मैं बार बार क्यों एस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ, पाकिस्तान को जोड़ने की बात करता हूँ, क्यों बार बार मैं जो पार्टी के अंदर लोग हैं जो पाकिस्तानी इदारों पर पाकिस्तान में बैठे हुए या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए सर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करते हैं, मेरा उनसे बड़ा इख्तलाफ हमेशा रहता है और टाइम टू टाइम वो मेरे पे अटैक भी करते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब भी दे लेता हूँ। मैं ये कहता हूं कि देखें, हम कोई गुरिल्ला ग्रुप नहीं है, हम कोई मुसल्ला लोग नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारे दादा परदादा, हमारी औलादें, आने वाली नस्लें, हमने इस मुल्क के अंदर ही रहना है और हमने इसी सिस्टम को, जो सिस्टम हम समझते हैं, अगर हम समझते हैं कि सिस्टम में जो है वो तब्दीली की जरूरत है, या इसको अपग्रेड करने की जरूरत है, या इसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है, तो हमने इस सिस्टम के साथ रहकर उसको ठीक करना है, ना कि हमने बाहर बैठकर डॉलरों के लिए अपने बच्चों की, जो हमारी जनरेशन जी है, उसके दिमाग में ऐसे बीज बोने हैं कि वो आने वाले पाकिस्तान, आने वाले दिनों में, आने वाली डिकेड्स है जो होंगे, उनमें पाकिस्तान में नफरत में इजाफा ना किया जाए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग पार्टी के अंदर आज बैरिस्टर गौर का कितना पॉजिटिव बयान आया, सलमान अकरम राजा साहब कितनी सुलझी हुई, लेकिन पार्टी के कुछ लोग हैं जो आपको नहीं मानते हैं। देखिए, अब जिन लोगों की अपनी कोई हैसियत नहीं, वो पार्टी के ओहदेदार नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर बात करना ही फजूल हो जाती है। मैं नोटिफाइड पार्टी का ओहदेदार हूँ और जिस दिन मुझे पार्टी कहेगी, जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मैसेज, आप क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल आपसे कि क्या पीटीआई छोड़ना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस दिन खान साहब का बातें तो आपकी नजर आ रही हैं कि आपको जल्दी कि कहा दिया जाए कि आप कहा जाएगा उधर छोड़ दें, आप इस पार्टी में नहीं बातें लग रही हैं, ऐसा कहा जाएगा। ना ये गिरफ्तार होना चाहते हैं, ना पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और ना ही इमरान खान साहब को रिहा कराना चाहते हैं। कसी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जो इश्क इमरान है, नहीं, आपकी तो सारी बातें पीटीआई के जो बेसिक जो पीटीआई का मौकफ है, आप उसकी नफी कर रहे हैं, तो पीटीआई में कितने दिन रह पाएंगे फिर आप? सर कैसे मैं नफी कर रहा हूँ? कैसे मैंने नफी की है? कैसे? आपकी बातें से महसूस हो रही है। आकाशा, आप पूछें से, मैं तो एंकर नहीं, आप ही पूछें। सवाल पूछ ले। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करता हूँ कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। सर फिर आपका भी वही बयानिया हुआ ना कि पीटीआई बानी पीटीआई और बानी पीटीआई पीटीआई है, फिर जो और लोग पार्टी में, आप ही फिर उन पे बात नहीं करते ना। देखें आकाशा, एक बात बड़ी क्लियर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनाई है, ये उनकी पार्टी है, हम उनके कारकुन हैं। आज पार्टी पर अगर किसी का पूरा हक है तो वो उस शख्स का है, वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने 30 साल लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया, एक आम आदमी तक अपना पैगाम पहुंचाया। और मैं आज बरमला कहता हूं, ये पार्टी वज़ीर आज़म की है, वज़ीर आज़म इमरान खान की है, और वही इस पार्टी को जिस तरह चाहेंगे चलाएंगे। सर चलाएंगे, लेकिन किस पार्टी को चलाने के लिए ना उनका बाहर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोग कारकुन हैं, सो आप लोगों को कुछ आगे बढ़ के करना पड़ेगा। देखिए आकाशा, इसमें वो शरपसंद अनासर शामिल है कि जब भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से लोग कोशिश करते हैं कि वो इदारों से मुज़ाकरात करें, वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, तो जो हमारे ये ट्यूमर्स हैं, जो ट्यूमर्स लग गया इस मुल्क को, वो बैठकर फौरी तौर पर वो उन पर तनकीद शुरू करते हैं, उनको डिस्क्रेडिट करते हैं। सर नाम लीजिए ना। मतलब डॉक्टर शहबाज नाम नहीं देंगे ये। अब देखें, अगर बात करता हूं मैं नाम भी ले लूंगा। देखें,
आज अगर एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के साथ कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बात जो अज्यूम किया जा सकता है, जो जी, सुनते हैं हम भी, अंदर तो हम भी नहीं है कि हमें पता चले, लेकिन जैसे ही कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो आपने देखा कि यूट्यूब पर एक हंगामा बरपा हो जाता है। आपने देखा सोशल मीडिया पे कुछ अनासर उसको आप मुझे ये बताएं कि जब तक आप बैठकर बात नहीं करेंगे, ईरान ने और अमेरिका ने कितनी लड़ाई लड़ी 40 दिन, कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई, आखिर वो दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के इस मामले को हल करेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हम 9 मई के बाद जिस वस्तायत का शिकार हुए, हमारे लोग पकड़े गए, हमारी बच्चियों के सरों से दुपट्टे उतार दिए गए, लोगों की सरों पे गोलियां मारी गई, लेकिन आखिर हमने किसी जगह पर बैठना है। हमने इन चीजों को सामने रखकर किसके साथ बैठना है अली इमरान साहब, और कब बैठना है? ऑब्वियसली सर देखें, ऑब्वियसली जब हम बात बैठने की नहीं करते तो क्या हैं, पीटीआई आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट साथ बैठ जाए, बातचीत कर ले? सर देखें, अगर वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ बात की जाती है तो इमरान खान साहब अपनी टर्म्स उनके सामने रखते हैं, अपने मुतालबात उनके यानी सामने रखते आपके और होंगे। गंडापुर का मौक़िफ़ सर, एक इस लग वक्त रहा है आपकी मुझे इस पार्टी वक्त, के हालात आपका नहीं और कि आपको गंडापुर का मुतालिबात मौक़िफ़ मान एक लग रहा है। के वो ये कि चलना चाहिए ना कि मनवा कर। देखिए तारिक सुमैर साहब, हमने कब तक नेगेटिविटी को फरोग देना है? हमने कब तक ये बस जबरदस्त, मैं अपने यही मुल्क तो में- सुनना चाह रहा था आपसे, बस इमरान यही तो इमरान सुनना साहब चाह रहा पीटीआई से था। आप जबरदस्त बात की आज आपने। आपकी पीटीआई से नहीं, खत्म हो मैं गई यही है। तो कह रहा हूं कि हमने कब तक ये जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर, मैं नहीं कहता कि मैं जो पॉजिटिव लोग हैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, जी। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हमारा हिस्सा भी नहीं है, जो फेक आईडीज के साथ सर, जिनकी आप सोशल बात मीडिया कर पर- रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है। जर्नैली उनके- है। सर जी, जिनका नाम आप इल्जाम नहीं लग ले रहा है रहे जर्नैली हैं, है। हमें भी पता देखिए- है, और वो ये कह रहे हैं कि आप इस पार्टी का हिस्सा है ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गए। अच्छा, अब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो है शहबाज गिल साहब, ठीक है? और शहबाज गिल साहब ने शायद खांसी का शरबत पीकर जो ट्वीट की, उनको ये भी नहीं समझ आई ये वही कि वाला ये- शरबत है जो गंडापुर का इस्लामाबाद में पकड़ा गया था वो शहद था, 2016 में। सर, मुझे नहीं वो पता, शहद लेकिन था, मुझे ये वो पता शहद है- था, ये खांसी का मुझे ये शरबत पता है कि जी, अली इमरान मुझे ये पता है कि लोग खांसी का शरबत इस्तेमाल करते हैं रात को, लेकिन उनको फिर ये पता नहीं लगता कि इन दोनों जिन लोगों के दरमियान कोई सियासी बात चल रही थी, इनमें पीटीआई का कौन है और दूसरी जमात से किसका ताल्लुक है। तो जब वो अपने ही लोगों को दाव देते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप अपनी नफी नहीं कर रहे, आप पार्टी के जो लोग हैं उनकी नफी कर रहे हैं। आप पार्टी के और वजीर आजम इमरान खान के बनाए हुए लोग जिनको उन्होंने ये पोर्टफोलियो सौंपे, और उनको आप ये कह रहे हैं कि ये जर्नैली टाउट है। यार, आपको खुदा का खौफ होना चाहिए, आपको ये समझ आनी चाहिए कि खांसी के शरबत के बाद आपने अपना चेहरा अयां कर दिया लोगों के सामने। आपने लोगों को बता दिया कि हम किसका हिस्सा हैं, हम किसके लिए लड़ते हैं, या हम किस पार्टी के साथ मतलब खड़े हैं। आप कहना इसका चाह रहे हैं मतलब कि डॉक्टर शहबाज गिल जैसे लोग शरपसंद अनासर है? बिल्कुल शरपसंद अनासर है, और इन जैसे लोगों को मेरे उनको ख्याल से- पाकिस्तान वापस क्यों नहीं लाया जाता? इदारे उसको पाकिस्तान वापस क्यों नहीं लाते? उस पर बड़े मुकदमे हैं यहाँ। टिकट के पैसे इसमें नहीं हैं। आप ये बताएं सोचें, क्या मामनत टिकट के करेंगे पैसे आप? नहीं ये हैं। सवालिया आप एफआईए निशान की है। क्या मामनत कर सकते हैं? ये सवालिया निशान है इदारों पर कि एक शख्स अप्रैल 2023 को 9 मई से 1 महीना पहले इस मुल्क से फरार होता है। आज मुझे ये बताएं कि जिस बंदे पर एक एफआईआर है, उसको जब हम बाहर वो इलाज के लिए या किसी अपने अजीज को देखने जाता है, तो मैं वकील हूं, मैं कोर्ट पे जाकर एक एप्लीकेशन मूव करता हूं पूरे प्रूफ्स के साथ कि ये बंदा वहां पर जा रहा है और इतने टाइम में हम गारंटी करते हैं ये वापस आएगा। तो वो क्या अवामिल थे, वो कौन से बैरूनी प्रेशर्स थे जिसकी वजह से ये जहाज में बैठकर यहाँ से फरार होते जी। हैं, फिर वो वहां पर बैठते हैं, फिर वो एक मुनज़्ज़म मुहिम के साथ पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप उनके यूट्यूब्स के शो उठा के देखें कि किस तरीके से पिछले 3 महीनों में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर, हुकूमत जो है ना इस वक्त पीटीआई का जितना भी सोशल मीडिया ना, सब कोई वो यही कहते हैं कि ये जितना भी सोशल मीडिया जो चल रहा है वो सारा झूठा है, प्रोपेगेंडा किया जाता है हुकूमत के खिलाफ। ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो आपको सोशल मीडिया को बहुत ही ज्यादा तनकीद का सामना हमेशा से करना पड़ता है। सायरा जी, तहरीक इंसाफ में डिवीजन है, बहुत ज्यादा धड़ेबाजी है, बहुत ज्यादा। सर, आपको बहुत टाइम दे दिया है, वक्त प्रोग्राम का बात ऐड कर लूं, आखिरी बात। सोशल मीडिया में 2 गिरोह हैं। एक वो गिरोह है जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, जो इदारों की बात करता है, वो पीटीआई के लोग हैं, और वो हमेशा बात करते हैं
कि हमें बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए और वजीर आजम इमरान खान की डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ही वजीर आजम इमरान खान हम सुनते हैं कि खान साहब से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, तो वो फौरन उस मुज़ाकरात के अमल को सबोताश करते हैं। और वो पीटीआई, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग पीटीआई के हमदर्द नहीं है, ये वो लोग हैं। सर आप हमदर्द हैं, सर आप हमदर्द हैं। अगर बिल्कुल आप हमदर्द हूं। हमदर्द हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल हमदर्द हूं। मुझे ये बताएं कि आप मेरा ट्विटर देखें, आप जी। पार्टी पॉलिसीज देखें। मैंने हमेशा पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है। मैंने हमेशा वजीर आजम इमरान खान के साथ बयानिए के साथ खड़ा रहा हूं। मैं बार बार ये कहता हूं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ये मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है, ये इदारे भी मेरे हैं, ये अवाम भी मेरी है। तो वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं। सायरा जी अली इमरान साहब आपका पॉइंट इस पे आ चुका है। सायरा जी कहा तो ये भी जाता है, मतलब कुछ हुकूमती वज़रा है जो वो भी यही कहते हैं कि बानी पीटीआई जो अभी तक जेल में है वो इनके सोशल मीडिया की वजह से है। हालांकि इसके बाद भी हम देखते हैं कि पीटीआई के जो वज़रा हैं, मतलब तहरीके इंसाफ में इसमें बहुत ज्यादा डिवीजन है, धड़ेबाजी बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आती ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, बात क्या करते हैं, कहा कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बानी पीटीआई को तो निकालने का सवाल जो है वो सुनते हैं तो साथ ही कहते हैं कि अभी ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है। बानी पीटीआई खुद ही जो है वो बात करें किसी से तो हो सकता है हो जाए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है या कुछ हुकूमत के लोग हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? आकाशा, ये पॉडकास्ट थी आपका प्राइम टाइम, एक नेशनल टीवी है जिसको लोग देखते भी हैं। आपने एक दो बंदों की सफाइयों में आपने पूरा एक सेगमेंट गुजार दिया। आपका प्रोग्राम शुरू हुआ। सायरा जी, इमरान साहब को हमेशा से ये रहता है, शिकवा रहता है, शिकायत रहती है कि आकाशा आप टाइम नहीं देती। सो आज मैंने कहा कि अपने दिल की भड़ास हो निकाल लें। शुक्र है आज आप पे नून लीग का पसंदीदा एंकर होने का इल्जाम नहीं लगाया अली साहब ने। देखिए, आप एक पॉडकास्ट कर लेती कि जिसके ऊपर जाती सफाइयां, मतलब अब अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी ने ये प्रोग्राम लगाया टीवी पे, जी। स्टार्ट में हमने पेट्रोल पे बात की, आपने यूनिट पे बात की, आज आके किसी के घरेलू मसले के ऊपर हम आ गए। जी। यानी हम बात मुल्को कौम एक खिते की सूरत हाल की कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गर्मी सर के ऊपर है, बिजली है नहीं है। आपके लिए ये मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो इन लोगों की आपस की लड़ाई है। ये जो गद्दारी और कुफ्र के फतवे, ये तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक दूसरे को बांटते रहते हैं। उसके लिए आप ये मुल्को कौम का, अपना, मेरा, तारिक सुमैर साहब का, शकील करार साहब का, इन सब का टाइम आप क्यों वेस्ट कर रही हैं? हम एक अच्छी तामीरी गुफ्तगू भी कर सकते थे। असल में सायरा बानो साहबा, मुझे लगता है कि आकाशा कंफर्म कर रही थी कि कहीं डॉक्टर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। अरे वो छोड़ दे, आप मुल्क कौम की बात करें, इनके आपस के झगड़ों को छोड़ दे और ये इस मसले को भी ऐसे इग्नोर करें जैसे इन्होंने बानी की रिहाई की, उनकी दवाई की, उनकी रसाई को इग्नोर किया हुआ है। ये बात भी अब इग्नोर कर दें। जी आप मुल्क, अच्छा चलिए सायरा जी, इस पे आपसे जवाब जान लेते हैं कि सही कहा आपने, रिहाई फोर्स की बातें करते हैं, अडयाला के बाहर इनसे 10,000 लोग जो हैं वो जमा नहीं होते। जब बानी की बहन कुछ कहती है कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो भी इनसे नहीं होता। फिर कोई बयान इनकी तरफ से आ जाता है, उस पर भी एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। सो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा मर्दान और मुजफ्फराबाद के जो पीटीआई के जलसे हैं, एक गंद जो है वो साफ हो चुका है, जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बहुत जल्द हम उसको भी साफ कर देंगे। सो क्या समझती हैं कि पीटीआई का गिराफ जो है बहुत ही ज्यादा गिर चुका है इन्हीं लोगों की वजह से, यानी पीटीआई के जो अंदर ही लोग मौजूद है उनकी वजह से? एक तो देखिए, अब जब हम सियासी रवादारी की बात करते हैं, पता नहीं इख्तियार वली साहब को क्या हो गया, एक अच्छे खासे शख्स थे, अब वो पता नहीं उनको किसने क्या बोला है, ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, गंद साफ होना, ये करना। अब मुझे बताएं, क्या कोई भी सियासी जमात हो, उसके सियासी वर्कर हो, सपोर्टर्स हो, उसको किसी बहुत बड़ी सियासी जमात है ना नून लीग, मतलब उसके किसी वोटर को किसी को भी गंद कहना जेब देता है? फिर जब ये चीज इनके ऊपर आती है तो फिर ये कहते हैं कि ये जी सियासत में जुबान खराब कर दी है, सियासत में वो रवादारी खत्म हो गई है। भाई जो कुछ भी है इस वक्त, तो जो कुछ भी है पलड़ा इन तमाम चीजों से, ये पीडीएम जमात कुछ भी कहे, जो एक 8 फरवरी को इलेक्शन में हुआ, जिस तरीके से अभी तक जो कहते हैं ना सारा कुछ हो रहा है, तो दूसरी जमात का भारी है। आप खाली जुबानी बोले खत्म शुद्ध हो गया, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। आप खुल के जलसे करने की इजाजत दे दे ना, आपकी पुलिस कंटेनर लगाए, और तो और बस ये अभी वक्त गुजरा चाहता है
फ्री एंड फेयर सारा जी, इलेक्शन अब तो करवा दें। हुकूमत को कुछ दूध करना का भी नहीं दूध। पड़ता, कुछ करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनको ऑपोजिशन इतनी अच्छी मिल गई है। इनको इख्तियार वली साहब को, इख्तियार वली साहब को, हुकूमत को। हाँ जी, वो देखिए ना, वो मिल उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि लीडर लीडर होता है। आप जब लीडर के साथ महबूब का नाम लगाएंगे तो आकाशा, महबूब की हर गलत बात अच्छी लगती है, उसका की भी का लगता है। तो मैं लीडर लीडर होना चाहिए, महबूब नहीं होना चाहिए। महबूब के लिए तो इंसान तारे तोड़ लाए। तो यहाँ पर अभी मोहब्बत की दास्तान थोड़ी चल रही है, मुल्क की सियासत चल रही है। अपनी आंखें और अक्ल का वो जो कहते हैं ना बंद खाना खोल कर इंसान देखना चाहिए कि कौन सी बात सही है गलत। अब बाखुदा हम तंग आ चुके हैं। अब सोशल मीडिया अब देखने को भी दिल नहीं करता। एक तरफ से जुबान, दूसरी तरफ से उस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम। अरे आप तो आवाम का खुद ही इससे खराबी पैदा करके एतमाद खो रहे हैं। या फिर अब आवाम ये हो जाएगी कि अरे छोड़ो साहब, सियासी जमातें ऐसी हैं, तो फिर जमहूरियत तो इस मुल्क में ना हुई। भाई खामोशी से आप अपनी कारकर्दगी की बिना पर लोगों को वो बताएं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने तालीम का बजट, अख्तियार वली साहब की जमात ने तालीम का बजट में तो कटौती कर दी, लेकिन वो क्या कहते हैं 500 एकड़ के ऊपर फिल्म सिटी बन रहा है। उसी तरफ सायरा जी मैं आ रही थी, उसी तरफ आ रही थी। ये मैं तारिक सुमैर साहब से पूछना चाह रही थी। तारिक सुमैर साहब, गुर्बत और महंगाई की वजह से हम देख रहे हैं कि 90 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है और उनको फिल्म सिटी बनाने की पड़ी हुई है पंजाब गवर्नमेंट को, और वो कह रहे हैं कि अवाम को जो इस वक्त उनमें गुबार है, जो वो इंतशार की तरफ उनको ले जाया जा रहा है, उन चीजों से हमने निकाल के उनको इस तरफ लेकर आना है। बात होगी इस पे। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और तारिक सुमैर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाह रही थी और पूछना चाह रही थी कि गुर्बत और महंगाई की वजह से 90 लाख जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो सीएम पंजाब है, फिल्म सिटी बनाने की बातें जो है वो हो रही हैं। तो वाकई जो हमेशा से बात होती रहती है कि शऊर से पेट नहीं भरता, सो फिल्म सिटी से शायद भर जाए, तो ये चीज़ें भी सामने। और उसके साथ साथ सर, पहले भी मैं आपसे भी बात कर चुकी हूँ कि हुकूमत हर पाकिस्तानी से फी यूनिट बिजली के बिलों में 20 रुपये जो वो है ज्यादा ले रही है। क्यों ले रही है, क्या वजह है, क्या कहेंगे इस पर? ये जो 20 रुपए वाली बात पता नहीं आपने कहाँ से निकाली है। सर, आपके मिफ्ता इस्माइल ही कह रहे हैं जो पहले आपकी पार्टी के थे। मिफ्ता इस्माइल साहब खुद वजीर खजाना रहे हैं, और जो सर वो पोल खोल रहे हैं ना अंदर के, पोल खोल रहे हैं, ठीक है, उनकी राय है, होगी। मैं अभी चेक करूंगा मुतलका मिनिस्ट्री से कि इस पे क्या है। इस तरह की मुझे अभी तक नहीं है कि फ़ी यूनिट 20 रुपये कोई इस तरह का इजाफा कोई किया गया हो। जो तो आपने पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक सवाल किया, काश आप पंजाब की वज़ीर इत्तलात को यहाँ बुला लेती और वो उन्हें बताती। मैं भी उसी तरह, मैंने वो न्यूज़ पढ़ी है, फिल्म सिटी बना रही है। अच्छा काम हो रहा है। वो हो सकता है कल्चर मिनिस्ट्री ने उसको दिया हो, ज़रूरत हो, क्योंकि उससे बड़ा वो बिल्कुल जैसे खसूसी त्यारे की जरूरत थी 12 अरब की, इस तरह ये भी जरूरत हो सकता है। भाई पंजाब हुकूमत को नुमाइंदा बुलाएं, आप उनसे पूछें। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो उनका मामला है। नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराजगी की बात है भाई। मैंने कह दिया ना कि मैं आपसे बात करो, आप कहते हैं ये उनका मामला, इस पे मैं बात ही नहीं करता। यही तो मैं कह रहा था कि आप कहते हैं इस पे मेरा जवाब आप ले लें। मोहतरमा, मैं गुर्बत का सवाल ना करे, इनसे गुर्बत सवाल ना करे, इनसे पूछे कि आज शहबाज शरीफ जो कपड़े पहने थे कितने अच्छे लग रहे थे, वो कितने सुंदर लग रहे थे। ये शकील करार ये पूछा कर रहे थे, जैसी टाई पहनी हुई थी आज उन्होंने, शकील करार इस तरह की बात कर रहे। ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा सर, मुझे बात मुकम्मल करने देना। का इनसे क्या ताल्लुक है? भाई आप बाकी किसी को तो आज आपने टोका नहीं। आज तो अली इमरान साहब को आपने पूरा शो दे दिया, और आप हमें जवाब नहीं दे रहे। जवाब नहीं, एक बोलता है, दूसरा बोलता है मेरी बात आप सुनो, आप आपस में बात कर लें, फिर ठीक है। सर आप बता दें। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगा। गुर्बत का मसला जो है ना, ये अब का नहीं है, पुराना चला आ रहा है। इनका भी नहीं है, आपका भी नहीं है, इनका भी नहीं है, तवील मसला है। उसके लिए एफर्ट्स होनी चाहिए। जो आपने एजुकेशन वाली बात की, बड़ी अलार्मिंग फिगर है। 90 लाख, ये पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के? ये फिगर आप मुझे बताएं। ये आपके पास है फिगर? ये पूरे पंजाब के हैं या पूरे पाकिस्तान की फिगर है 90 लाख की? आकाशा, मौजूदा हुकूमत का एक ही मोटो है कि गुर्बत नहीं खत्म करनी, गरीबी खत्म कर दो, छोड़ दे, गरीब खत्म कर दो, गुर्बत खुद खत्म हो जाएगी। जब ना गरीब होगा ना गुर्बत होगी,
तो गरीब मार दो। तो गरीब को सर जी, ये जितने भी इकदाम हुकूमत की तरह से किए जा रहे हैं, जो मतलब फैसिलिटेट वही किया बता जा रहा हूं, रहा वही पॉलिसी है, है। वो तो मर जाना है भाई अवाम ने। तो मर रही है ना, मर तो रही है, और किस तरह मरेगी, और किस तरह मरेगी, मर तो रही है, भूखे मर चले रहे हैं। आप आपस में जवाब दे दें, आपने सुनना सर, नहीं आपके चाहते। पास जवाब नहीं है, मान लें जवाब नहीं, आप तारिक सुनना साहब, नहीं आपके पास इस बात का जवाब चाहते, नहीं आप सुनना नहीं चाहते। इन्होंने बात आपने कर ली है। आपस में मैच लगा लिया है और आप आपस इन्होंने में बात- कलीमुल्लाह चलें, सलीमुल्लाह आप बन गए हैं। बोल दें। आप कर लें मैच, सर, ऐसे आप कर लें, आप कर लें, मैं नहीं जवाब देता, आप कर लें, आप सुन लें, आप सुन लें, आपस में बात कर लें, आप आपस में बात कर लें, माइक उतारेंगे, चले जाएंगे बाहर। आप आपस में बात कर लें, शकील करार, और आप आपस में 1-to-1 प्रोग्राम कर लिया करें, ठीक है। तारिक सुमैर साहब, मेरी बात ये क्या बात हुई? जब मेरी बारी आई है, आप हमेशा ये हरकत की जाती है। एक जुमला बोलता हूँ, आप बीच में आ जाती हैं, दूसरा जुमला बोलता हूँ, ये बीच में आ जाते हैं। अपना शौक पूरा करना है, अलग से कर लें, अलग से बात कर लें। मैं तो सीट पे बैठा हूं, मैं तारक सीट पे बैठे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? बोलने नहीं देते आप किसी को, मैं हाथ रखता हूं मुंह पे आपके। आप मुंह रखते हैं, वही ना, आप छोड़ें, क्या बात कर रहे हैं? जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, आप बीच में एक जुमला बोलता हूँ, 10 जुमले अपने ले आते आपके हैं। पास जवाब है ही नहीं है, आप आए बाशाई कर रहे हैं। आए भाई साहब, मैं आपसे पूछूं कि क्राइम की क्या पोजीशन है इस्लामाबाद में? बताएं, क्या कितने वाकयात हुए हैं, कितने रिपोर्ट हुए हैं, कितने मुलजिम पकड़ेंगे? बताएं आप अपने। पुलिस डकैतियां कर रही है, बताएं। मैं बता रहा हूँ, आप पुलिस डकैतियां कर तो रही आपने है। पकड़वाए हैं, आपने निशानदेही की है, आपने निशानदेही की है कि किस पुलिस अफसर ने डकैती कराई है, आपने निशानदेही किया, या नाम ले, या आप इस्लामाबाद के किसी पुलिस अफसर का नाम लेने की जुर्रत करें, मैं आपको मान जाऊंगा, जुर्रत करें कि फलां पुलिस अफसर ने डकैती कराई है, मैं आपको मान जाऊंगा, आपको उस्ताद मान जाऊंगा। अभी नाम ले, अल्लाह न करे मेरे जैसे आप जैसा गिरदों नहीं नहीं, आप नाम ले ना, नाम ले, किसी पुलिस अफसर का नाम ले भाई, जुर्रत करें आप। आप ऐसे ही बीच में पढ़ते हैं, दूसरे को जवाब ही नहीं देते। अभी आप ये क्या बात हुई? एक सवाल है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तमीज मान रहा हूँ और आप बात कर रहे हैं। आप बताएं ना, किस पुलिस अफसर ने डकैती में मुलव्वस है, उसका नाम लें, जुर्रत करें, हिम्मत करें, बड़े रिपोर्टर बने, बड़े साफी बने, तारिक सुमैर जुर्रत करें। हम तो नाम लेते हैं बंदों का, हम तो सियासतदान का नाम लेते हैं, वजीर का नाम लेते हैं, जिस पे तनकीद करते हैं। किया होगा, मुझे नहीं पता, किया होगा। आप तो नाम के लिए मिल जाते हैं। नाम के मैंने कहा पंजाब हुकूमत को बुला लें, वो आके वजात करें। मैं क्यों पंजाब हुकूमत की ब्याह पे वजात करूं? किसी बात की नाम लिया, मैंने कहा वजीर इत्तलात को बुलाए ना, नाम लेना, बुलाएं वजीर इत्तलात को पंजाब की, वो आके जवाब दे। वो उसका महकमा उस्मा बुखारी है, उसका नाम है, सबको पता है। आप लेना, किसी पुलिस अफसर का नाम लें, किसको बुलाएं? रिटायर्ड का ही ले लें यार, रिटायर्ड पुलिस अफसर का नाम ले लें। तारिक सुमैर साहब, यहाँ पे हम किस किस को बुलाएं, किस किस की गलतियां नहीं हैं, बुलाएं, आप उनको पूछें बताएं कि आप गलत ये ज्यादती वाली बात है। जब मेरी बारी आती है, आप बीच में आप भी टोक देती हैं, ये भी बीच में पड़ जाते हैं, मैदान में आ चलें जाते सर, हैं। हम चुप हो गए, आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने बात की है 90 लाख बच्चों वाली, ये बड़ी गलत बात है। इस पे पॉलिसी पे रिव्यू होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को, सूबों को भी 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, तमाम सूबों को अपने बजट बाकी शोबों के कम करके एजुकेशन पे लगाने चाहिए। एजुकेशन ही मुस्तकबिल है इस मुल्क का, एजुकेशन में ही आपको बजट लगाना चाहिए। अगर ये 93 लाख की फिगर है तो बड़ी अलार्मिंग फिगर है, ठीक है। दूसरी गुर्बत वाली बात है, गुर्बत के लिए एक 2008 में इन्होंने एक हल निकाला, आर्जी हल था, मैं उससे किसी हद तक एग्री करता हूँ, टोटल एग्री नहीं करता। BISP, बेनज़ीर इनकम स्कोर प्रोग्राम, उसके तहत 36 लाख या 28 लाख लोग हैं रजिस्टर्ड हैं जिनको माहाना पैसे दिए जाते हैं। उसकी बजाय वो पैसे भी दें, साथ जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं हर शहर के अंदर उनका फ़रोग दें। लोकल इंडस्ट्रीज़ इंटीरियर सिंध के अंदर दें, इंटीरियर पंजाब के अंदर दें, जिन इलाकों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। शहरी इलाकों में ज़रा डिफरेंट है, उसमें भी गुर्बत है, उसमें डिफरेंट माहौल है, किसी ना किसी को जॉब मिल जाती है। देहातों में जॉब नहीं मिलती, एग्रीकल्चर का इशू है, उस पर फोकस करना चाहिए। गंदम का रेट कम रखा गया है, 3500 रुपये फ़ी मन। हम खुद एग्रीकल्चर गंदम का जो रेट सरकारी पंजाब हुकूमत ने 3500 रुपये रखा है, वो कम है। कम अज़ कम 4000 रुपये रेट होना चाहिए। किसान पिस गया है, किसान की बड़ी मुश्किलात हैं। किसान के लिए आपने एक स्कीम निकाली थी बलूचिस्तान के लिए सोलर की, वो बाकी सूबों में भी आनी चाहिए, उसके लिए आप दें। और ये लाइसेंस वाली आज मैंने आपको बताई बात, मैं थोड़ा सा नेट मीटिंग के लाइसेंस पे खत्म हो गया सर, प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या कहेंगे शकील करार साहब इस पे? देखिए,
तारक सुमैर साहब का मसला ये है कि जब फैक्ट की बात करें ना तो ये फिर पर्सनल अटैक पे शुरू हो जाते हैं और तुम मुझे मैंने बताओ, कोई तुम वो personal बताओ, attack तुम मुझे नहीं बताओ, किया। तुम चलिए, मुझे आप आप बात बताओ। कहते हैं नाम ले नाम किसका ले भाई, नाम लेके सवाल हुआ है शकील करार जो मैं साहब, किसी का नाम लूं, मैंने- कुछ स्कैंडल आया है किसी का जो मैं नाम लूं। तारक साहब जब आपने बात की मैं नहीं बोला अभी, वही मैं नहीं बोला, चुप कर। तो आप भी चुप कर जाए ना, आप मेरी बारी में ना बोला करें। मैं नहीं बोला। हाँ, आप अभी पहले नहीं बोला। बोले हैं ना, सर, आप डिस्टर्ब किया आप आपने। शकील करार साहब, अब आप डिस्टर्ब किया, आप शेयर करा रहे थे, डिस्टर्ब किया, क्या डिस्टर्ब किया? शेर मैंने नहीं आपको? आप बोलने नहीं देते, कमाल है, पाँच बोलने की पते की दे। बात होती है। सवाल होते हैं आप तो बोलने आपसे, आप देना। सवाल होते हैं, आप उस पे ले जाते हैं, तारिक आप सुमैर साहब, प्लीज, सात आसमान में चढ़ जाते हैं, आप बात करने दीजिए 12 अरब के जहाज में बैठ के आप आसमान से चले जाते 12 हैं। अरब का जहाज आप ले लें भाई, मैं आपको उनको सिफारिश कर देता हूँ, आपको दे देते हैं वो, ले दे, उस पर सफर कर ले दे। लें, आप उस पर रोज बात करते हैं, उस पर सफर कर लें। देखिए ना, अब सवाल उन पे उठ रहा है और महसूस ये कर रहे हैं। आज मैं मुझे तो नहीं अली महसूस इमरान कर रहा साहब हूँ। की बात है कि गुर्बत, देखिए ना, खामोशी गुर्बत जो है वो फील नहीं हुई बिल्कुल। बेनजीर इनको स्पोर्ट प्रोग्राम जो है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये किस हद तक इमदाद जी। की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उसमें जो बैतुल माल था, असल बैतुल माल किसी हद तक लोगों की कंफर्मेशन के बाद उसको इमदाद दिया करता था, मेडिकल भी देता है, जी। एजुकेशन के लिए भी और बच्चियों के जहेज़ के लिए भी, सारा कुछ वो बाकायदा तहकीक करने के बाद दिया करता था। जब इस प्रोग्राम में तमाम इसका बैतुल माल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का उसमें शिफ्ट किया गया, तो उसके बाद एक स्कैंडल आया था जी। कि कुछ करोड़ रुपए ऐसे जगह जा रहे थे जो लोग मुस्तक नहीं थे, और उसमें इसी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग भी शामिल थे, यानी कि फेक लोगों को पैसे जा रहे थे। उसकी वो अभी तक चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि क्या वो लोग पकड़े गए हैं, क्या उनको नाम काट दिए गए। असल बात यह है कि अभी भी जो मुस्तहिक है उस तक इमदाद प्रॉपर नहीं पहुंच नहीं रही है, और पहुंच उस पे इसके नाम पे मजीद लोग फ्रॉड कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि तारक सुमैर साहब कभी कभी अच्छी बात करते हैं, उनका एक हिस्सा बात का अच्छा है कि बजाय कि आप लोगों को फ़कीर बनाएं, उनको हाथ पे लाने दें, उनको जैसे देखें ना, चाइना का जी। एक बड़ा अच्छा कॉल है कि वो मछली खिलाते नहीं है, पकड़ना सिखाते हैं बिल्कुल। आपको। तो ये तो हमारी वही आवाम चीजें करें, होनी चाहिए। उनको हुनरमंद बनाएं, उनको फकीर ना बनाएं। एग्जैक्टली, सही कहा शकील करार साहब आपने, बहुत शुक्रिया। तारिक सुमैर साहब आपका भी, डॉक्टर अली इमरान साहब, सायरा बानो, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।